बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक अदम एतमाद के बाद से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर कोई समझदाराना वाइड सियासी चाल नजर आई है तो वो अब है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी के मुताबिक बल्लेबाज के निशान पर अपने टिकट जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान मिले या ना मिले, दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम पर बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह सियासी चाल किस हद तक उनके फायदे में होगी, इसका भी जायजा लेंगे। लेकिन पहले यह जायजा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती है क्या। अख्तर इकबाल डार के नाम से जो शेखुपुरा के रिहायशी हैं, ये जमात रजिस्टर है। इनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में कार्रवाई भी की। कार्रवाई से मुराद इलेक्शन कमीशन में गए, दरखास्त दी कि इनकी पार्टी को रजिस्ट्रेशन को तहलील किया जाए, इनकी पार्टी के निशान को वापस लिया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान से करीब तर हैं। ये वोटर्स को तंग कर सकते हैं, वोटर्स की राय को खराब कर सकते हैं। लेकिन माजी के अंदर 2022 में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, बल्लेबाज का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद रहा। अब जाहिर है कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्लान बी है। अख्तर इकबाल डार साहब का अगर जायजा लें, उन्होंने माजी में बयान दिया, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के बाद बयान दिया कि इमरान खान के इर्द गिर्द करप्ट टोला है, वो लैंड ग्रैबर है। इसके अलावा बहुत सारे इल्जामात के साथ साथ उन्होंने आर्टिकल 6 यानी कि संगीन गद्दारी के केस के हवाले से इमरान खान साहब के लिए मुतालबा भी किया। बहरहाल अख्तर इकबाल डार साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसीहा बनकर आए हैं। क्या मामलात हैं कुछ दिनों के अंदर वाजे होंगे, लेकिन तबसरा करेंगे, तजिया करेंगे। मेरे साथ सीनियर साफी तजियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ में ज्वाइन किया माजिद निज़ामी साहब ने, और निज़ामी साहब खासतौर पर टिकट्स के हवाले से जो बैकग्राउंड है उम्मीदवारों का, उस हवाले से खास राय भी रखते हैं और रिसर्च भी इनकी सामने आती है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर बात करेंगे मईशत के हवाले से। IMF का पैकेज मंजूर हुआ है, IMF का पैकेज और फिर आने वाले इंतखाबात, जो नारे तमाम सियासी जमातें लगा रही हैं, ये किस हद तक हमारी मईशत से मुताबिकत रखते हैं। इससे मेरी मुराद ये है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगा, तो क्या मईशत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है। ऐसे वक्त के अंदर हम जो बुरी तरीके से IMF के शिकंजे के अंदर फंसे हुए हों। मेरे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। उसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके साथ साथ खासतौर पर मैंने देखा है कि निज़ामी साहब का ट्विटर बहुत से ऐसे ट्वीट से भरा हुआ है कि जहां पे उम्मीदवारों का बैकग्राउंड या उनके खानदानी पस मंजर के हवाले से अवाम नास को खास तौर पर हमें आगाह किया गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, गुफ्तगू ज़ाहिर है कि सीनियर आप हैं, आप ही से शुरू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक समझे कि प्लान बी जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद किया है। मुझे अभी भी प्लान बी उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इब्तिदा में ही कहा यह जा रहा है तहरीक इंसाफ के हल्कों की जानिब से कि हमें 2 टिकट मौसूल हुए थे, एक बल्ले का और एक बल्लेबाज का, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का। गो कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के हवाले से बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि आर्टिकल 6 का मुतालबा भी करते रहे उसके चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर लगाए जाने का। लेकिन अगर ये प्लान बी जो है वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक की सबसे बेहतरीन सियासी चाल को चला है? अभी तक नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि अभी तक टिकटों के मामले में भी उनसे की तरफ से जो भी फैसले हो रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज किस्म के फैसले हैं, और उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की है कि जिससे लगे कि कोई बहुत बड़ी, ये यकीनन हो सकता है कि बड़े आला दिमाग उनके पीछे हों, उनका सोच विचार करने वाले। क्योंकि PTI के जो चेयरमैन हैं, वो जो बानी हैं, वो इतने बड़े आली दिमाग किस्म के नहीं है, वो सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरह की चीजें नहीं सोचते हैं। लेकिन जिस तरह की प्लानिंग की गई वो बड़ी हैरत अंगेज लगती है मुख्तलिफ मामलात में। मुझे ये लगता है कि जैसे कभी कभी ये एहसास होता है कि एजाज अहसन जो है वो खुद पार्टी का कंट्रोल संभाल चुके हैं और वही बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। ये नहीं, उनका अपना आबाई जिला गुजरात है। सन 70 के इलेक्शन में उनने गुजरात से सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे, एजाज हसन चौधरी, एजाज हसन साहब, और गुजरात में उन्होंने गुजरात के चौधरी को जो PTI में आए थे उनको पछाड़ दिया, उनमें से किसी को भी टिकट जारी नहीं किया गया है। तो ये नई हिकमत अमली, और शेख रशीद को टिकट नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट के किसी भी तरीके से करीब रहे हैं उन लोगों को दूर रखने की कोशिश की गई है। अब इंतखाबी निशान के मामले पर भी अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि उनकी जो दूसरी स्ट्रेटेजी थी, जो दूसरे नंबर की या बी स्ट्रेटेजी थी, वो कामयाब रहती है या नहीं रहती है, ये अभी कहना कबल वक्त होगा। मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा बर्क रफ्तारी से काम करना चाहते हैं और चीजों को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाना चाहते हैं, और असल इनके जो हैंडलर और स्पॉन्सर और इनके जो फैसिलिटेटर हैं
वो अभी सामने पूरे तौर पर सामने नहीं है। पता चलेगा कोई मुल्क के अंदर है, मुल्क के बाहर है, कहाँ नहीं है, बाद में पता चल सकेगा। ठीक हो गया। निजामी साहब, आप क्या कहते हैं, ये प्लान बी को जब आप देखते हैं तो इसको कितना कामयाब जाता हुआ आपको महसूस होता है? क्योंकि अगर डार साहब की गुफ्तगू की जाए, जो शेखुपुरा से जिनका ताल्लुक है, जो नजरियाती के चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनकी पूरी वेबसाइट देख लें, वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, बड़ी हल्की सी वेबसाइट लेकिन भरी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो ये कैसे मामला तय पाए होंगे? ये क्या आपको बैकग्राउंडर क्या लगता है इसका? जी, चूंकि ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके ऊपर चीजें वक्त के साथ साथ सामने आएंगी, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आज रात तक ही फैसले होने हैं, सो इसलिए उस वक्त तक देखना ये होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। जहां तक मामला है तहरीक इंसाफ नजरियाती का, तो उस हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका इमरान खान से इख्तलाफ था, इसी वजह से वो अलहदा हुए और उन्होंने अपनी जमात बनाई, उसको रजिस्टर करवाया, उसकी सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल की। लेकिन 9 मई के वाकयात और उससे पहले जो सियासी हालात थे, उसमें पीटीआई के अंदर ये चीजें देखी जा रही थी कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद हालात खराब होंगे, तो उन हालात की खराबी के अंदर कैसे रिएक्ट करना है, उसके अंदर पहली चीज तो यह है कि तहरीक इंसाफ ने टिकटों का जो भी अमल है वो मुकम्मल किया है, उसके ऊपर हम बाद में तबसरा करेंगे। लेकिन ये अमल बिल्कुल खुफिया तौर पर किया गया है, क्योंकि खुसूसन पंजाब के अंदर पीटीआई के लोग सियासी तौर पर मुश्किलात का शिकार थे, गिरफ्तारियां थी, छापे थे, रूपोश थे तमाम लोग। लेकिन ऐसे नेटवर्क्स के जरिए इसके ऊपर मुशावरत की गई है कि उन्होंने ये अपना ये वाला जो मरहला है, 272 में से तकरीबन 235 टिकटें जो हैं वो उन्होंने अनाउंस की हैं, तो ये उनकी पहली स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा था जिसमें वो कामयाब रहे हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के जो मामला चल रहे हैं, उसके अंदर इंतखाबी निशान का क्या होगा। तो इंतखाबी निशान के हवाले से 2 चीजें तो तहरीक इंसाफ पर वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि उनके जो वोटर्स हैं उनको ये चीज पता चल चुकी है, वो जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि अगर बल्ला बैलेट पेपर पर ना हुआ तो उन्हें क्या करना है। उनके लिए कोई गैर मुतवक्को फैसला नहीं होगा अगर बल्ला लेकिन निजामी साहब, एक यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर क्या इस कदर मुनज़्ज़म हैं कि वो इन तमाम मामलात को समझ सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है और हमें प्लान बी के ऊपर अमल करना है? क्योंकि महसूस तो ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से इस्तेदाद नहीं रखती कि लोगों को मोबिलाइज कर सके पोलिंग स्टेशन की तरफ लाने के लिए। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन जीतना या किसी भी सीट को विन करना ये कॉम्बिनेशन होता है। 5-7 पॉइंट्स जब मिलते हैं तो फिर ही कोई उम्मीदवार अपनी सीट जीत सकता है, और अगर नेशनल लेवल पर मूवमेंट चलानी हो तो उसके लिए कुछ ज्यादा अज्जा होते हैं। उन अज्जाए तरकीबी को जब मिलाया जाता है तो फिर एक कामयाबी सामने आती है। तो ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई के अंदर एक तंजीमी तौर पर जो उनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मुतासिर हो चुका है। सफ़े अव्वल और सफ़े दोम के सारे रहनुमा जो है वो गायब है। जो तीसरी सफ है वहां से लोगों की तरफ जानिब से ऑपरेट किया जा रहा है। यानी कि आप सूरत ये देखें ना कि अजहर मशवानी के ट्वीट के जरिए पता लगता है कि प्लान बी के ऊपर जाना है। मैं निजामी साहब जरा दोबारा आपकी तरफ आता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामियों का तस्करा भी कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगारी साहब आप सारी प्रोसीडिंग देखते रहे होंगे, 2-3 रोज तक मुकदमा चलता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के मामले के अंदर बहुत ही जो है वो नाकाम रही। किसी भी मकाम पे अगर मिसाल के तौर पे ये पूछा गया कि आपने नोटिफिकेशन किया इंटर पार्टी इलेक्शन का, तो उनके पास जवाब नहीं था। फीस कहाँ ली? उन्होंने कहा कैश में ली। मतलब कोई भी एक मामला ऐसा नहीं था जो पहले या बाद में वकला की मौजूदगी में चारों जाने जब वकला हो कि लगारी साहब हम ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों ने समझाया हो कि पेपर वर्क की क्या अहमियत है, किस तरीके से फाइलों का पेट भरा जाता है, पेपर बनाए जाते हैं। तो ये वकला भी खेल रहे हैं क्या तहरीक इंसाफ के साथ? वकला नहीं खेल रहे हैं, खुद एक खेल रहे हैं, मुल्क के साथ खेल रहे हैं, सदर के साथ खेल रहे हैं, अमल के साथ खेल रहे हैं। इनकी कोई ऐसी वो नहीं है, तैयारी नहीं थी। और जब वहां गए थे पेशावर हाई कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया कि भाई इलेक्शन कमीशन का असल इशू क्या था। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आपने अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन बोगस कराए हैं, गलत कराए हैं, तो उसका सबूत दे देते, वहां पर देते, पेशावर हाई कोर्ट में दे देते, वहां भी नहीं दिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को भी ये इसी तरह लाइन में लगा रखा है कि नहीं हमारे पास कोई चीज नहीं, दे नहीं रहे हैं, कागजात नहीं दे रहे हैं, किसका नॉमिनेशन फाइल हुआ, किसका नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ, कौन उम्मीदवार था, कौन उम्मीदवार नहीं था, आपका लिस्टें कौन सी थी,
वोटर लिस्ट कौन सी थी, आपका कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सिंध में जो उनके सदर नामजद किए गए उनको किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, उनकी वोटर लिस्ट क्या थी, खैबर पख्तूनख्वा की वोटर लिस्ट क्या थी, पंजाब की वोटर लिस्ट क्या थी, बलूचिस्तान की वोटर लिस्ट क्या थी। इनकी तो वोटर लिस्टें भी नहीं मालूम है कि कौन सी थी कौन नहीं था, उनके अंदर कौन वोटर थे कौन वोटर नहीं था, इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, किसी चीज की कोई खबर नहीं है। और वो इस तरह चाहते हैं कि सिस्टम को और इदारों को और इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को अपने बोझ तले रख दें और कहेंगे जी हम तो लाडले हैं, हमारे साथ ये सलूक किया जाए। सिस्टम में, मैं ये बात फिर कहता हूं कि सिस्टम में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी तरफ से खेल रहे हैं। आगे देखते हैं कि ये क्या खेल खेला जाता है। तो लगारी साहब, इसका मतलब तो ये कि लाडले पन्ने इनको खराब कर दिया है, कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं कि सिस्टम बस सपोर्ट करे, चीफ जस्टिस खड़े होकर कहे कि नहीं आपको बल्ले का निशान देंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो फिर ये तो सिस्टम के लाडले पन्ने इनकी सियासत खत्म कर दी है। नहीं, मतलब यही होता रहा है ना अब तक। पहले क्या हुआ था, जब इंतखाब हुआ तो लाडले के तौर पर जितवाया गया, उनके साथ सहूलतकार बैठे हुए थे, सहूलतकारों ने उनको जितवाया, इलेक्शन हार गए थे फिर भी उनको जितवाया गया। पंजाब में PMLN जीत गई थी ना इलेक्शन, फिर भी इनको लाया गया। वफाक में भी इनकी अक्सरियत नहीं थी, तब भी इनको लाया गया। इनके लिए पहले इलेक्शन से प्री इलेक्शन धांधली की गई, धांधली की तारीख साथ धांधली हुई है। PMLN के और दीगर पार्टियों के इलेक्टेबल जो थे उनको उठा लिया गया, उनको अलग ग्रुप बनाकर इनके साथ शामिल किया गया। फिर उसके बाद जो अदालतों में पिछली साबका जो चीफ जस्टिस है वो इनके लिए सहूलतकारी बाकायदा करते रहे हैं। और मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ, चूंकि वो अब उस मनसब पर नहीं रहे हैं और उनके कंडक्ट पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ उससे पहले करते रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, वो सारी चीजें हमारे सामने है ना, किस तरह से चीजें हुई और जिस तरह से सिस्टम इनको सपोर्ट करता रहा है। सिस्टम में बैठे हुए लोग जिनका जिस तरह इनको सपोर्ट करते रहे हैं, वो अगर सपोर्ट ना होती तो ये सारा पॉपुलरिटी का ढोंग, ये जो मकबूलियत का नारा, ये सब कुछ ना होता। अब भी ये पोजीशन पर पहुंच गए हैं जहां ये कुछ दिखाए बगैर, कोई चीज कोई सबूत दिए बगैर और अपने इलेक्शन के बारे में किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर ये सिर्फ दादागिरी के जरिए हासिल करना चाहते हैं कि जी हमें इंतखाबी निशान दे दो, अब जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं लगारी साहब, निजामी साहब, एक यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आएंगे तो तहरीक इंसाफ के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात के हवाले से बड़ी मुतहरिक नजर आती है। तहरीक इंसाफ तो चले इलेक्शन कमीशन के साथ नबरद आजमा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 127 से बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे और इसके साथ साथ मुल्तान में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज राना महमूदुल हसन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के देरीना जब वो कारकुन थे, लीडर थे, मुल्तान से इलेक्शन लड़ते थे, सेनेटर भी हैं इस वक्त सिटिंग, वो अपने साथियों समेत पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। तो कितना चेंज ला पाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरा बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माजिद निजामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तबसरा ले रहे हैं, तजिया ले रहे हैं इस वक्त मुल्क के सियासी हालात के ऊपर। लगारी साहब नून लीग के सिटिंग सेनेटर हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, NA 127 में मुसलसल मौजूद हैं, मुलाकातें वहाँ पर कर रहे हैं। इमरान खान के सियासी कज़न के पास भी वो गए, जब हमने देखा कि मिनाजुल कुरान के दफ्तर गए, उन्होंने कहा कि जी अपने ही वज़ीर आज़म जो उनके अभी चंद माह पहले तक उनकी काबीना के इंचार्ज थे, वज़ीर आज़म थे, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी मॉडल टाउन के साने की तहकीकात कराएंगे। तो क्या बिलावल भुट्टो साहब की जो कोशिशें हैं, और आज उन्होंने तकरीर में भी कहा बावलपुर में कि जी बल्ले के खिलाफ नहीं बल्कि मैं शेर का शिकार करने के लिए आया हूं, तो कितना एग्रेसिव चल रहे हैं बिलावल साहब? लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसी जगह से जहां काफी अरसे से वो बाहर हैं, तो कोई कामयाबी आपको दिखाई दे रही है खासतौर पर मुल्तान डिवीजन में? एक तो यह कि मुझे बदला हुआ लग रहा है सारा माहौल। राना महमूदुल हसन की शमूलियत जो है ये बहुत बड़ा वाकया है। 1985 से लेकर अब तक ये खानदान जो है वो इनके साथ रहा। राना महमूदुल हसन ने बहुत से कौमी असम्बली के इलेक्शन यहाँ से जीते थे मुल्तान से, और फिर उनके बहुत करीबी हलकों में शामिल थे और बड़ी टॉप क्लास की लीडरशिप में थे। उनका एतमाद टूटना एक और वजह से था, ये वजह नहीं थी जो भी हम समझ रहे हैं। वो ये थी कि जब PMLN ने सरायकी सूबे की जगह पर बहावलपुर को अलग और बाकी सरायकी बेल्ट को अलग शुमार किया था, राना महमूदुल हसन उससे हमेशा इस बात के खिलाफ थे। वो कहते थे कि सरायकी सूबा एक ही होना चाहिए, उसमें बहावलपुर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन और दरगाह खान डिवीजन और दीगर इलाके भी उसमें शामिल होने चाहिए जो जहां सरायकी स्पीकर रहते हैं। राना महमूद हसन का ये मौक़िफ़ रहा है हमेशा,
और उन्होंने खुलकर इस पर बात की और उन्होंने कहा है कि सूबा एक ही होना चाहिए। तो जो मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था कि बहावलपुर को अलग सूबा बनाया जाए, क्योंकि अब तो वो खुद जो अमीर बहावलपुर का खानदान था वो भी इससे हट चुका है, तो इस बात पर अब नहीं है वो स्टैंड कर रहे हैं कि जी वो बहावलपुर के लिए अलग कोई रियासत की बहाली, रियासत पे तो खैरपुर रियासत बहाल होगी, फिर टांग रियासत बहाल होगी, उसके अलावा जो है फिर कलात रियासत बहाल होगी, मकरान रियासत, और इसी तरह से लुत्फेला रियासत, खारान रियासत तो नहीं बहाल हो रही है। तो यहाँ सरायकी सूबा एक मेरिट की बुनियाद पर बन रहा था जिसकी एक PMLN मुखालफत कर रही थी। मेरा ख्याल है कि ये सरायकी सूबे के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों के लिए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है उनका शामिल होना। मुल्तान डिवीजन में बहुत ज्यादा इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और इन्होंने कैंडिडेट्स भी बहुत अच्छे डाले हैं और उनकी बहुत बड़ी अब इनके पास ले दे के लगारी खानदान और मदारी खानदान के कुछ लोग रहे हैं, बाकी लोग वो भी उनके साथ नहीं हैं। लेकिन ये कि इन दो बड़े खानदानों के जो उम्मीदवार हैं उनको भी सख्त लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ से बाकी खानदान भी छोड़ चुके हैं और मुजफ्फरगढ़ में भी इनकी पोजीशन कमजोर है, PMLN की लिया में कमजोर है और राजनपुर में भी कमजोर है और ये जो है अपना डेरा गाजी खान में भी कमजोर है। तो मुल्तान डिवीजन जो है वो मुल्तान डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन में पोजीशन बहुत PMLN की बेहतर नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी की बेहतर होगी, लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी 127 बिलावल भुट्टो साहब लाहौर इन सारी चीजों को मिलाकर देखें तो आपको लगता है कि बिलावल साहब का इलेक्शन लड़ना उनके लिए फायदेमंद होगा? मैं ये समझता हूं कि फायदेमंद होगा। ये 70 के बाद पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी के पंजाब के सरायकी बेल्ट और पंजाब दोनों इलाकों के वोटर्स को यह यकीन हुआ है कि इस बार जो है वो हमारा वोट चोरी नहीं होगा। पहली मर्तबा ये एहसास हुआ है, वोटर को ये एहसास हुआ है कि उनके वोट का उसका वोट ऐसा नहीं होगा कि वो एक उम्मीदवार को दे और उसके मुखालिफ उम्मीदवार को उसका वोट शुमार हो। तो अब ये सूरत हाल नहीं होगी। वोटर का ये यकीन बहुत जरूरी था और बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 77 के बाद जो है 85 के इलेक्शन में, 88 के इलेक्शन में और 90 के इलेक्शन में, 93 के इलेक्शन में, 97 के इलेक्शन में और बाद में पीपल्स पार्टी के वोटर को पंजाब में यकीन नहीं होता था कि हमारे वोट को शुमार किया जाएगा। बाद दफा इनके उम्मीदवार भी वो हो जाते थे। अब आप देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है, जंग की क्या सूरत हाल बनती है। जिस तरह से अपना मखदूम फैसल साले हयात अचानक ऐन मौके पर छोड़कर पार्टी को चले गए थे। अब उनके लिए सीट जीतना बहुत मुश्किल होगा। जंग में वो जो है इस पोजीशन में नहीं होंगे कि सीट जीत सकें। इसी तरह और बहुत से लोग हैं। फैसलाबाद का जलसा आपने देखा किस तरह फिजा बदली हुई थी। फैसलाबाद में इतना बड़ा जलसा करना जो है, मेरा ख्याल नहीं है कि लोगों ने ये तवक्को की थी कि पीपल्स पार्टी इतना बड़ा जलसा कर सकेगी। ये जलसा भी हुआ है। पंजाब में मुझे फिजा कुछ बदली हुई लग रही है। ठीक हो गया सर। निजामी साहब, आप खुद लाहौर से मुताल्लिक हैं, तो लगारी साहब ने इस तरीके से रहीमिया खान से लेकर तो रावलपिंडी तक पूरे पंजाब का एक नक्शा खींचा है, तो पीपल्स पार्टी की कितनी जगह आपको नजर आती है? लाहौर से बिलावल भुट्टो का इलेक्शन लड़ना, मुल्तान में इतनी बड़ी तब्दीली के राना साहब जो है वो इतने पुराने PMLN के कारकुन हैं, वो जो है वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं, तो फिजा जिस तरह से लगारी साहब बता रहे हैं, आपको भी बदली भी लग रही है? जी, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर पॉकेट्स में अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं इस राय से इख्तलाफ करता हूं कि मामला कोई बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह कि 10 साल से जो पीपल्स पार्टी की नाकामी है या पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे मौजूद नहीं रही, वो 1 महीने या 1.5 महीने में कवर नहीं हो सकता। ठीक हो गया। शेख रशीद साहब का क्या हुआ है लगारी साहब? शेख साहब तो ना सनम मिला, ना जो है वो कोई काबा मिला, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। तो ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये एक तो ये कि चौकीदार कहलाते थे अपने आप को। मैं गेट नंबर 4 का चौकीदार हूँ, वो गेट नंबर 4 के चौकीदार नहीं रहे। फिर जो कुछ उन्होंने गेट नंबर 4 के बारे में कहा है, कोई इस तरह का सोच भी नहीं सकता है। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और फिर खान की मोहब्बत में सब कुछ अपनी सारी कश्तियां जलाकर वहां जाकर बैठे। नहीं, लगारी साहब आपकी बात में काट रहा हूं, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन खान की मोहब्बत में या उनको नजर आ रहा था कि अब उनका सियासी मुस्तकबिल यहीं पर है, बाकी सबको वो गालम गलोच कर चुके हैं? नहीं, वो तो सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने समझा था कि मैं खान के साथ रहूंगा। और वो इस्टेब्लिशमेंट में, मैंने जिससे पहले इशारा किया था कि इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद बहुत से ऐसे अनासिर हैं जो लोगों को ये दिलासा दे रहे हैं कि खान आएगा, और शेख रशीद भी उनके साथ थे।
उन्हीं लोगों के साथ थे जो एक और उस पर कर रहे थे कि जनाब चलो झांसा देकर आ जाएंगे। सिस्टम कभी भी खुदकुशी नहीं करता है, ऐसे लोगों को साथ लेकर सिस्टम खुदकुशी करेगा नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी तवील किस्म की आपको उनके साथ डायलॉग के बाद आपको अपना स्पेस लेना होगा। अगर कोई शेख रशीद या इमरान खान या कोई और ये समझता है कि हम डायलॉग के बगैर लड़कर सिस्टम को शिकस्त देंगे तो उनके ख्वाब और ख्याल में भी गलत बात है, ये कर नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया निजामी साहब, आखिरी एक आध मिनट है, क्या तबसरा करेंगे शेख साहब के इम्कानात अब कितने रोशन रहेंगे कि जब सिमाबिया ताहिर और एक और नौजवान से साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? जी, पंजाब में बड़ा मुश्किल होता है कि यहाँ पे 3 वे और 4 वे फाइट हो। अवाम ये फैसला करती है कि या तो उसने जीतने वाले को उम्मीदवार को वोट देना है या दूसरे नंबर पे आने वाले को वोट देना है। तो मुझे लग रहा है कि पिंडी में खसूसन इन 2 हलकों के अंदर वोट डिवाइड हो जाएगा और वोट डिवाइड का फायदा उसी उम्मीदवार को होता है जो मेहनत ज्यादा कर ले। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तहरीक इंसाफ भी है, शेख रशीद भी होंगे। सो मुझे नहीं लगता कि शेख रशीद कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जब वो 2008 के इलेक्शंस में आए थे और किसी जमात से उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई हमायत हासिल नहीं थी उन्हें, तो उन्हें एक बुरी शिकस्त हुई थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये मामला इसी तरह चला और कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो शायद उनके लिए सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। शेख रशीद की लगता है कि सियासत का इख्तिताम होगा, जिस तरह लगारी साहब ने कहा कि जब उन्होंने गेट नंबर 4 की चौकीदारी छोड़ी है उसके बाद से मामलात उनके हाथ से निकल रहे हैं और कोई मकबूलियत भी उनके हाथ नहीं आई। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मईशत की बात करेंगे। निजामी साहब और लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन का मौसम में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान IMF के चुंगल में बुरी तरीके से फंसा हुआ हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के हवाले से रोज नित नए चुटकले छोड़ता हो, कभी कहता हो गैर यकीनी सूरत हाल है, पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से सरमायाकारी मुतासिर होगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि पहले इलेक्शन से, यानी कि इलेक्शन से पहले तमाम सियासतदानों को पाबंद किया जाए कि वो इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ इस्लाहात पे काम करेंगे और बहुत सी इस्लाहात डॉक्टर साहब हर प्रोग्राम के अंदर तजवीज़ भी करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से नारे लग रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो मंशूर सामने आ रहे हैं कि जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं, अगर बात की जाए अलीम खान साहब के मंशूर की, बात की जाए बिलावल भुट्टो साहब के मंशूर की, नून लीग का मंशूर अभी तक पता नहीं किस जो है वो कोने के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन हर किसी ने नारे किए हैं, दावे किए हैं कि आने के बाद रिलीफ देंगे और ऐसा रिलीफ देंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे देंगे और पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत के अंदर मुमकिन होंगी। आरिफ अलवी साहब का वो बयान हमें एक दफ़ा फिर पढ़ना होगा कि इलेक्शन से पहले नारे जो है वो इस तरीके से जिस शादी के वक्त जो है वो दावे किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अशराफिया की मईशत की मौजूदगी में कभी कोई सियासी जमात ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि ये वो इस्लाहात करेगी। ना माजी में उन्होंने किए हैं ना आइंदा करेंगे। सबूत यह है कि इनके जो पिछले हैं नारे और जो मंशूर है उसमें मोटे मोटे लिख लें कि ये हैं और अगला कॉलम क्या हुआ, जवाब होगा नहीं किया, इनहराफ किया। वही अब करने जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मईशत में गुंजाइश नहीं है, मगर उससे बड़ी चीज ये कि वो गुंजाइश पैदा करना नहीं चाहते, क्योंकि मशहूर जो ताकतवर तबके हैं जिनकी मदद से इलेक्टेबल्स की मदद से इख्तिदार में आया जाएगा, वो ये कहते हैं कि ये इस्लाहात मेरी लाश पर। अच्छा, बिल्कुल मैं आपसे सपोर्ट विड्रॉ कर लूंगा, मैं इसलिए नहीं आया था आपके टिकट पर कि ये सब करना है। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर चीज है कि ये बातें सियासी नारे हैं। और कभी आपको अगर इसको सबूत चाहिए हो तो जब कोई सियासतदान वो आपके प्रोग्राम में आए तो उससे कह दिया आपके मंशूर की मोटी मोटी बातें बता दें, पिछले मंशूर की, मैं आपको गारंटी करता हूँ नहीं बताएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मंशूर एक किताब की मानिंद होता है या एक जो पम्फलेट की मानिंद होता है कि जिसके ऊपर सियासी जमातें खुद भी अमल नहीं करती, ना उसके ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं, बस इलेक्शन की एक जरूरत के तौर पर अनाउंस करती हैं। जी बिल्कुल, बल्कि एक जुमला इजाफा करूंगा कि जो इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हैं उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं होता। क्योंकि एक साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो बात कह रहे हैं अगर ये हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इस्तीफा तो नहीं दिया मगर वो मौजूद थी। तो ये तो कहने की बातें, ये सियासी बातें हैं। मैंने हमारे मुसलमानों को एक ही सुराख से बार बार डसा जा रहा है
और तो ये मोमिन की शान तो नहीं है, ये डसे जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें अगर मईशत के हवाले से बात की जाए तो कोई एक ऐसी सियासी जमात जिसके मंशूर की कोई एक ऐसी लाइन या किसी की तकरीर की कोई एक ऐसी लाइन आपको महसूस हुई हो कि ये हकीकत से करीब तर है, ये मईशत की बहाली के लिए या मईशत को ठीक करने के लिए सबसे जो है वो फायदेमंद है? देखिए, जो आदमी 5 सीटों पर खड़े कर रहा है उस पार्टी की तो बात करना ही बेकार है। आप 5 सीटों पर जब खड़े कर रहे हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जिन पार्टियों का थोड़ा बहुत चांस है उनके प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर उनको अमल करने का इरादा हो। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे, पाकिस्तान की इंच इंच का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा सरजमीन का, ये सियासी बातें इनको चलने दें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से। और अब तो बिल्कुल नहीं होगा, 2024 के बाद तो ये नफरत और इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर होंगे। IMF के पास जाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है 2024 में, जिसकी कड़ी शराइत होंगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सरहदें, जोग्राफियाई सरहदें और पाकिस्तान के जोग्राफियाई प्रोग्राम, क्यों तमाम बड़ी सियासी पार्टियों को पता है कि 2024 में जब ये IMF से बड़े अमाउंट के कर्जे लेंगे, उसकी शराइत पूरी करेंगे। ठीक हो गया सर मैं थोड़ा सा FBI की हड़ताल की तरफ बात करें। कराची में दफातर में काम ठप है, कहा जा रहा है कि FBI में लोगों को कुछ निकाला जाएगा, या जो छोड़कर चले जाएंगे या जो रिटायर हो जाएंगे उनके बदले बंदे नहीं रखे जाएंगे, 30% तक वर्कलोड कम किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाई जाएगी। तो FBI में मज़ामत सामने आ रही है किसी तब्दीली के हवाले से। तो क्या पाकिस्तान में किसी भी हवाले से कोई इस्लाहात हो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो फिर यही होना है? नहीं, इस्लाहात करने का इनका कतई कोई इरादा नहीं है। आर्मी चीफ ने ये अहकामात दिए थे कि टैक्स की चोरी है, आपकी बिजली की चोरी है, इन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए, स्मगलिंग को रोका जाए। निगरान हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं थी, साबका हुकूमतों की तरह। तो उन्होंने ये ड्रामेबाजी की, एक पॉलिसी लाते दूसरी पॉलिसी लाते। मैं कहता हूं भाई आप एक्शन की बात करें, आप थोड़े अरसे के लिए आए हैं। निगरान हुकूमत टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है और कानून तोड़ रही है। मैं जुमला इस्तेमाल, कानून तोड़ रही है। तो ये चीजें इसलिए कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने बिजली के कनेक्शन हैं लाखों, उनकी लिस्ट ले आओ। अरे भाई एक्शन लो, जो चोरी के असासे हैं उसके ऊपर टैक्स ले लें। वो करने के बजाय ये चाह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि जो लोगों ने नॉन फाइलर्स हैं, अरे भाई करोड़ों नॉन फाइलर वो हैं जिनके पास मोबाइल है और वो चौकीदार हैं, मासियां हैं, उन पर आप नोटिस इशू कर देंगे। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि वो जो फोकस है, जो आर्मी चीफ का प्रेशर है कि आप टैक्सों की चोरी रोक के बढ़ाएं आमदनी, उसके बजाय इन झगड़ों में डाला जा रहा है। ये एक हिकमत अमली है, ये वही अशराफिया की मईशत है, ये वही वजीर खजाना है इस वक्त है जिन्होंने कि इससे पहले 2018 में निगरान वजीर खजाना की हैसियत से आईन पाकिस्तान को तोड़ के टैक्स एमनेस्टी स्कीम में एक्सटेंशन कराई थी, जो कि पार्लियामेंट का किरदार था, उन्होंने कर दिया था, उसी में अवार्ड मिला है। तो जब हम ये पॉलिसियां करेंगे तो IMF भी यही चाहता है, हुकूमत भी यही चाहती है, निगरान हुकूमत भी यही चाहती है कि चीजों को इधर उधर कर दिया जाए। और जो कुछ आर्मी चीफ ने कहा था, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो पूरा नाकाम हो चुका है। उनका बिजली के चोरों के खिलाफ, सारे समाजी बारियों के खिलाफ एक्शन नाकाम हो चुके हैं बिल्कुल। तो उनको चाहिए कन्फ्रंट करें इसमें SIFC की मीटिंग में कि भैया बताओ कि 590 अरब रुपए की बिजली की चोरी थी और आधा अदायगी थी, आपने क्या 10% भी नहीं लिया? तो फिर हुआ क्या? फिर बिल्कुल ठीक है, साजिश है एक्चुअली, बिल्कुल ठीक है, माफियाज का राज होता है। और ठीक आपने कहा है डॉक्टर साहब कि जिस वक्त कोई इस्लाहात की कोशिश करता है तो फिर माफियाज या अशराफिया की जो एक पैरेलल हुकूमत है वो सामने खड़ी हो जाती है और नतीजा निकलता है कि इकदामात किसी ना किसी तरीके से नाकाम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इख्तिताम करते हैं, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।